नमस्कार, स्वदेश विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल राणा। आज हम स्वदेश विशेष में दो मुद्दों को लेकर जाएंगे। पहला मुद्दा देश की तरक्की की तस्वीर दिखाएगा और दूसरा मुद्दा तरक्की की तस्वीर से बर्बादी की राह को बताएगा। तो शुरुआत करते हैं डिजिटल इंडिया से, जहां कैशलेस की दिशा में तेजी से भाग रहा है भारत, जो अब अपनी रेस को और तेज करने जा रहा है, क्योंकि सरकार ने एक ऐसा प्लान तैयार किया है जिससे लोग यूपीआई पेमेंट की तरफ खींचे चले आएंगे। और सिर्फ देश के लोग ही नहीं, बल्कि दूसरे देशों में बैठे प्रवासी भारतीय भी अब भारत में यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे। आखिर क्या है सरकार का प्लान, पहले उसे समझते हैं और फिर इसी मुद्दे पर अपने एक्सपर्ट के साथ चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर सरकार की सोच क्या है। ये बढ़ते बदलते भारत के लिए ये यूपीआई की इंसेंटिव स्कीम कितनी किफ़ायती साबित हो सकती है। तो पहले पेश है एक रिपोर्ट। यूपीआई पेमेंट को लगेगा बूस्टर का डोज। सरकार की ट्रांजैक्शन इंसेंटिव की वैक्सीन तैयार। प्रवासी भारतीयों को भी मिलेगी यूपीआई की सुविधा। भीम यूपीआई से ट्रांजैक्शन पर अब मिलेगा इंसेंटिव। कैबिनेट ने 2600 करोड़ रुपए की योजना को दी मंजूरी। जी हां, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रुपए डेबिट कार्ड और भीम यूपीआई के जरिए लेन देन को बढ़ाने की प्लानिंग तैयार कर ली है और छोटी छोटी राशि के लेन देन को बढ़ावा देने के लिए 2600 करोड़ रुपए की इंसेंटिव योजना को मंजूरी दी है। इतना ही नहीं, विदेशों में रह रहे भारतीयों के लिए भी एक खुशखबरी है, और वो ये है कि वो भी अपने इंटरनेशनल नंबर से ही यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे। शुरुआत में ये सेवा 10 देशों में दी जाएगी और धीरे धीरे मिशन सफल रहा तो और देशों को भी इस सेवा से जोड़ा जाएगा। शुरुआत में सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हांगकांग, ओमान, कतर, अमेरिका, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और ब्रिटेन में ये सेवा शुरू की जाएगी। एनसीपीआई के मुताबिक यूपीआई की सुविधा दे रहे प्रतिभागियों से 30 अप्रैल तक व्यवस्था बनाने को कहा गया है। सरकार की इन कोशिशों के चलते उम्मीद है कि साल 2023 डिजिटल लेन देन के लिए और ज्यादा कामयाब साल साबित हो सकता है। ईटी नाउ स्वदेश। चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं एमडी और सीईओ पे नियर बाई के आनंद कुमार बजाज। आनंद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस चर्चा में। सबसे पहले यही समझने की कोशिश करेंगे कि जब सरकार ने कोई स्कीम नहीं चलाई थी उस समय तो इतने डिजिटल पेमेंट हुए, आज रिकॉर्ड तोड़ यूपीआई डिजिटल जो पेमेंट है वो हो रहे हैं। अब सरकार ने ये स्कीम चलाई है, इंसेंटिव स्कीम प्लान लाने जा रही है। आखिर आपको क्या लगता है कि आखिर सरकार की अब मंशा क्या है, आगे क्या करना चाहती है? क्या पूरे देश में कैशलेस अभियान के तहत इस मुहिम को देखा जाए? हाँ, ये उसी और ये डायरेक्शनल स्टेप है और ये इंसेंटिव कस्टमर्स को नहीं दिया जा रहा। ये इंसेंटिव मर्चेंट्स के ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग पर उनके एक्वायर्ड बैंक्स को दिया जाएगा। जाहिर है कि जब दूर गांव में आप जा रहे हैं और ये कि ट्रांजैक्शन जो लिमिट्स हैं जो आप इंट्रोडक्शंस को करने में जो कॉस्ट लगती है, वो कॉस्ट आप कैसे अदरवाइज रिकवर करेंगे? आपको कुछ तो रीपेमेंट करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने इसमें हमें मदद की है कि आप जाइए गांव में और आप इससे थोड़ा ये प्रोत्साहन है एक तरह से। ये है मेरा मानना है। अब कैसे अनफोल्ड होता है ये तो बात है, इसको देखना पड़ेगा। बिल्कुल सर, ये भी समझना चाहेंगे कि पिछले साल जो दिसंबर गया अभी, उसमें 12 लाख करोड़ के जो यूपीआई ट्रांजैक्शन हुए। ऐसे में सरकार को और क्या जरूरत पड़ी कि ये स्कीम लाई जाए? क्योंकि अब यूपीआई जो ट्रांजैक्शन है वो तो अपने आप ही बढ़ रहा है, लोग खुद ही इसका इस्तेमाल करेंगे क्योंकि लोगों को ज़रूरत भी महसूस हो रही है। ऐसे में इस स्कीम के जरिए सरकार का फोकस किस चीज़ को लेकर ज़्यादा है? देखिए, ये प्रोत्साहन है एक्वायरिंग इकोसिस्टम को ही सपोर्ट देने का। ये कस्टमर का कैशबैक इंसेंटिव नहीं है और ये कोई एडिशनल पे आउट नहीं है। ये जो कार्य ऑलरेडी किया जा चुका है उसका एक सब्सिडी जो सरकार ने पिछले साल 1300 करोड़ दी थी, इस बार 2600 करोड़ दे रही है। हाँ, इस बार थोड़ा और डीप रूरल में जाने के लिए सिर्फ कुछ सॉल्यूशंस हैं जिसको इसमें इंक्लूड किया गया है, खास करके रुपे कार्ड को बढ़ावा देना और जो यूपीआई लाइट लॉन्च हुआ है उसको बढ़ावा देने के लिए। तो जब गांव में आप दूर दराज में जाएंगे तो ये मर्चेंट एक्वायरिंग इनेबल करने के लिए, दुकानदारों को इस प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए ये किया गया है। सर, इसमें एक चीज़ और समझ आती है कि सिर्फ रुपे कार्ड और जो भीम यूपीआई इसको ही प्रमोट करने की कोशिश की जा रही है। क्या दूसरे और से ऐसे तरीके भी हो सकते हैं कि जो दूसरे और ट्रांजैक्शन है, दूसरे और
प्लेटफॉर्म है उनको भी बढ़ाया जा सके? वो लोग से प्रोवाइड करेंगे। यहाँ ज्यादातर जो सरकारी फ्रेमवर्क है, जो सरकारी कार्य मोस्टली रूप पे होते हैं और का फॉर्म है, तो हम इसी को प्रोत्साहित करेंगे और उसी के लिए मेरे ख्याल से सरकार ने ये प्रोग्राम बनाया है। और बाकी लोग भी अपने लिए अपने अपने हिसाब से इसको स्कीम को प्रमोट करेंगे, जो और भी लोग इस इकोसिस्टम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। आनंद सर, एक और चीज़ आई है, जो एनआरआई हैं, जो विदेशों में बैठे प्रवासी भारतीय हैं, उनके लिए एक बड़ी अच्छी स्कीम आ रही है, वो भी यूपीआई पेमेंट कर सकेंगे अपने इंटरनेशनल नंबर से। ये कितना क्रांतिकारी कदम साबित हो सकता है भारत के जो यूपीआई या डिजिटल जो देश बढ़ रहा है, डिजिटल इंडिया बन रहा है, उस दिशा में? ये बहुत ही रीसेंट एक जोक था कि एक दुकान पर दो लोग पे कर रहे हैं, एक कमर पे हाथ रख के यूपीआई से और दूसरा बटुए में से कुछ निकाल के, और किसी शर्त लगाई कि ये जो कैश पे कर रहा है ये एनआरआई है। इंडिया जब वापस बाहर आया तो डिजिटल पेमेंट लाइन में खड़ा होकर के डिजिटल भुगतान कर पाएगा, और अकाउंट पे सरकार ने रिजर्व बैंक को बीसीआई के थ्रू एनेबलमेंट करवाया। कुछ कंट्रीज में भी 8-9 देशों में, यूएस इंक्लूडेड, अरब और सिंगापुर, हांगकांग में, इन कंट्रीज में जो एनआरआई वापस इंडिया आते हैं कि रोमिंग कंडीशन में फोन पे से जिस अकाउंट में उनके वो मोबाइल नंबर लिंक, पर्टिकुलर आईएसडी को, उन अकाउंट्स को अलाउ किया गया है। तो ये भारत ना उनके लिए और भारत में पेमेंट कर ज्यादा सरल। सर, इंटरनेशनल जो नंबर है उससे अगर पेमेंट करते हैं तो उसमें क्या हम कुछ ऐसी चीज़ें भी देख सकते हैं, उसका कुछ नुकसान, उसके कुछ साइड इफेक्ट भी नज़र आ सकते हैं क्या इस इंटरनेशनल यूपीआई पेमेंट को सिस्टम बढ़ने से? मेरा मानना ऐसा नहीं है। ये बहुत ही सोची समझी मुहिम है, और ये किन खातों से आप पे कर रहे हैं जिसमें फ्लोज कंट्रोल्ड हैं, एनआरई अकाउंट्स हैं जो स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होते हैं और वेल मॉनिटर्ड हैं। तो इस पे, इसके अलावा रिजर्व बैंक ने कंट्रोल्स और इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा है एक्वायरिंग और इश्योर बैंक। तो अपने अपने हिसाब से बैंक्स इसमें कुछ लिमिट्स लगाएंगे, उसमें कितने फ्लोज अलाउड हैं वो लगाएंगे, किस टेन्योर के लिए ये इनेबल किया गया है, वो सब चीजें इसमें मेरे ख्याल से कंट्रोल्स बेटर ला पाएंगी। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, मेरा मानना है। एक चीज़ और समझना चाहेंगे कि अगर ये स्कीम लागू होती है, जैसे कि 30 अप्रैल तक का टाइम दिया गया है, तो चुनौतियां क्या रहेंगी जो इस तरह के यूपीआई पेमेंट सिस्टम बनाने में? देखिए, सिस्टम तो पूरा बना हुआ है, और चुनौती के नाम पर मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटी ज्यादा है चुनौती से। और इसमें खाली उन कंट्रीज के इनेबल करना है जो कि +91 की जगह अब जो भी रेलेवेंट हांगकांग, सिंगापुर के, यूएस के हैं, वो कोड्स इनेबल हो जाएंगे मोबाइल फोन में। मेरे ख्याल से एक ही खाली बात होगी, जब कोई रोमिंग इंटरनेशनल आईफोन फॉर एग्जांपल, तो उसका जो प्ले स्टोर है उसको कौन सा ऐप डाउनलोड करता है वो उसकी होम कंट्री के करता है। ऐप्स कई कंट्रियों में, अगर उनके प्ले स्टोर पे उनके या अगर इंस्टॉल होगा, अवेलेबल नहीं होगा, तो ये देखा जाएगा उसमें कि क्या यूजर के प्लेस ऑफ कंट्री चेंज करके इंडिया के ऐप पर डाउनलोड करके कर सकते हैं, ये होगा। तो इसके अलावा मुझे और कोई चुनौती नहीं नजर आती। जो गाइस आते हैं वो एनआरओ अकाउंट रूप में आप कर पाएंगे, तो फॉरेन का कोई नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल आनंद सर, इसके जी 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 जी, मैं ये समझना चाह रहा था कि अगर ये सिस्टम लागू हो जाता है तो इसका मतलब तो ये हो गया कि जो बाहर विदेशों में बैठे हुए हैं, अगर वो चाहे अपने बच्चे की फ़ीस यूपीआई पेमेंट से कर सकें, अगर यहाँ के लोग भी चाहें तो क्या वो भी इसी तरह की सुविधा बाहर अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं क्या, अगर यूपीआई सिस्टम लागू हो जाता है, जैसे उनके बच्चे दूसरे देशों में हैं इस सिस्टम की वजह से? जी, देखिए, आज
आउट रेमिटेंस और स्पेसिफिक पर्पस ऑलरेडी बहुत बढ़िया इकोसिस्टम बनाया है, रिजर्व बैंक कंट्रोल अच्छे लगे हुए हैं और यूपीआई दूसरे देशों में भी है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स भी इंटीग्रेशंस हो ही रहे हैं, तो ये बहुत दूर नहीं है, आपकी सोच बिल्कुल लाइन में है और ये जरूर जल्दी ही होना चाहिए। जी शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थोड़ी सी तकनीकी खामियां भी हो रही थी, आवाज़ों में थोड़ा डिस्टर्ब हो रही थी, लेकिन आपने जो भी तमाम जानकारियां बताई और काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी जिससे हम अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने